तो मेरा प्रश्न कल एक जो प्रश्न आया था कि हर हर क्षेत्र में एक सरफिरे की ज़रूरत होती है, उसी से आगे बढ़ते हुए। तो सर्वप्रथम तो मेरे को आप में वो सरफिरा दिखता है, क्योंकि जैसे आज से 15-20 साल पहले अगर कोई बोलता कि वेदांत को जनमानस तक पहुंचाना है, तो पहली कोई ये भी नहीं बोलता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि बोलते कि आपको क्यों पहुंचाना है, मतलब उसमें है क्या ऐसा जो आपको देना चाहिए। तो उससे मेरे को आपके अंदर काफ़ी प्रेम दिखता है। अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपको लगता है जिनको जिनको ऐसे सरफिरों की ज़रूरत है? देखो, टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करना होता है, किस दिशा में इस्तेमाल करना है इसके लिए एक अलग सही आध्यात्मिक सोच चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विध्वंस के लिए भी हो सकता है और संरक्षण के लिए भी हो सकता है। अभी विध्वंस के लिए हो रहा है, तो ऐसे लोग चाहिए जो बचाव के लिए उसका इस्तेमाल करें। वहाँ दिक्कत ही आएगी कि हम जिसको विध्वंस बोल रहे हैं वो संसार की नज़र में प्रगति, विकास या डेवलपमेंट है, तो उसके पैसे मिलते हैं। आप अगर एक बिल्डर हो, आप किसी तरीके से कोई जुगाड़ करके कहीं पर कोई जंगल काट देते हो और वहाँ पर रेजिडेंशियल स्पेस या कमर्शियल स्पेस निकाल लेते हो, तो ये जो आपने विध्वंस करा है इसका आपको मुनाफा मिलता है। और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सृजन करना, क्रिएशन करना या संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना कोई बड़ा मुश्किल काम है। काम मुश्किल नहीं, बस इतनी सी बात है कि उसके पैसे नहीं मिलेंगे, या मुश्किल से मिलेंगे या कम मिलेंगे, हो तो वो भी जाएगा। वहाँ पर समस्या टेक्नोलॉजिकल नहीं है, वहाँ पर समस्या साइकोलॉजिकल है। ऐसे बंदे चाहिए जो अपने लाभ हानि की परवाह करे बिना टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी तो क्या है, आपके हाथ का खिलौना है, आप उसको जिधर को खेलना चाहो खेल दोगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के किस इस्तेमाल पर आपको पैसे वगैरह मिलेंगे ये समाज तय करता है। आप एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि समाज उसकी कदर न करे, और जब समाज उसकी कदर नहीं करेगा तो समाज उसके एवज में आपको कोई पारिश्रमिक, कोई लाभ, मुनाफा देने नहीं वाला। तो दिल ऐसा चाहिए जो कहे कि काम सही करना है, अब उसके लिए कुछ मिला तो अच्छी बात है, कम मिला तो भी चला लेंगे। एकदम नहीं मिलेगा तो चला नहीं पाओगे, क्योंकि जीना तो तुम्हें भी है। तो उसमें कुछ यत्न ऐसा करना पड़ेगा, कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी कि काम चलाने लायक संसाधन भी मिलते रहें जो कर रहे हो। तो इस तरीके से काम कठिन है, मुश्किल नहीं है, हो जाता है। तो ये एक भाव चाहिए, जज्बा, पैशन, और जो कर रहे हो उसमें आनंद आता रहे। बाकी मैंने कल सरफिरा एड़ा ये सब कहा था, वो प्रोत्साहित करने के लिए कहा था, डराने के लिए नहीं कहा था। ये मेरे साथ बड़ी समस्या है, जब मैं किसी को प्रोत्साहित कर रहा होता हूँ तो वो उल्टे कई बार डर और जाते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है।
और कुल मिला करके फायदे का ही सौदा रहता है। देखो, रुपया पैसा हो सकता है कम मिले, लेकिन जिंदगी में और भी चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों के लिए आप रुपया कमाना चाहते हो। वो चीजें अगर आपको मुफ्त मिलने लग जाए तो क्या बुराई है। लोग बहुत सारा रुपया कमाना चाहते हैं क्योंकि उस रुपए से वो बहुत सारी चीजें खरीदना चाहते हैं। चीजें हमेशा भौतिक टेंजिबल नहीं होती, है ना। उदाहरण के लिए आप चाहते हो कि आप एक तरह की संतुष्टि पाओ, कंटेंटमेंट, उसके लिए आप पैसा खरीदते हो, उससे आप शॉपिंग करते हो, कहते हो शॉपिंग कर लूंगा तो भीतर थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। वो संतुष्टि अगर शॉपिंग करे बिना ही मिल रही हो तो, वो संतुष्टि अगर महीने के 1-2 लाख रुपए की कीमत की है, तो सही काम करके ये 1-2 लाख का अतिरिक्त लाभ हो गया या नहीं हो गया, बोलो। तो जो लोग बेकार के काम करके कमाते बहुत हैं, उनका पैसा फिर बेकार ही जगहों पर खर्च भी बहुत होता है। कॉस्ट ऑफ अर्निंग बहुत हाई है। अब हमारे साथ ये समस्या रहती है, हम ये देखते हैं कि कौन कितना कमा रहा है, हम ये नहीं देखते कि वो जो कमा रहा है उस कमाने की क्या कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ अर्निंग समझ रहे हो कि अगर तुमको 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी 50,000 जितना भी तुमको मिलता है, उतना पाने के लिए तुम्हें खर्च कितना करना पड़ता है। तो हम बड़े विचित्र लोग हैं जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाते। हम सिर्फ रेवेन्यू फिगर देख के खुश हो जाते हैं, है पैकेज कितना है, सीटीसी कितनी है, कितना मिल रहा है ये देख लेते हो। जो मिल रहा है उसे घर लाने के लिए खर्च कितना करना पड़ता है ये नहीं देखते। उदाहरण के लिए अगर तुमको रोज 2 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है तो ये कॉस्ट है या नहीं है, लेकिन आप इसको कभी मोनेटाइज करके एक पीएनएल नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाते कि चलो मुझे मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए, लेकिन ये जो मैं रोज 2 घंटे अपनी जिंदगी के लगाता हूँ उसकी क्या कीमत है, उसको 1.5 लाख में से माइनस करो। वो नहीं करते ना हम। या फिर 1.5 लाख आप घर लेकर के आ रहे हो, आप उसमें ये नहीं देखते कि उस 1.5 लाख को घर लाते ही उसमें से तुरंत आपको 50,000 75,000 तो खर्च करना पड़ता है सेटिस्फैक्शन खरीदने के लिए। क्योंकि आपकी जो जॉब है वो मूल रूप से असंतुष्टि कारक है। वो जॉब आपको रोज घर भेजती है भीतर एक असंतुष्टि, एक डिससेटिस्फैक्शन लेकर के। फिर उसको मिटाने के लिए आपको महीने में तरह तरह से इधर उधर कुल मिला करके 50-75 इत्यादि खर्च करना पड़ता है। तो उसको आप नहीं गिनोगे, उसको माइनस करना चाहिए ना अपने पैकेज से। नहीं करना चाहिए माइनस, पर उसको अपने पैकेज से कोई माइनस करता नहीं। हम खुद को ही धोखा देते हैं, हमें लगता है हम बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। सही काम करने में एक लाभ ये होता है कि पैसा रुपया मान लो तुम्हारे पास कम भी आ रहा है, तुम्हारे खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि तुमको साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं रह जाती। ये बात अगर आप समझ लें तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। आपका बहुत सारा जो पैसा है जो बेकार के काम करके या बेकार के बिजनेस करके आता है, वो उस बेकार के काम को सस्टेन करने में ही खर्च हो जाता है। नहीं समझ रहे? मुझे रात को बाहर निकलने का जरा शौक है, तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं अपना निकल जाता हूँ और कहीं गए कुछ खा पी करके फिर वापस आ जाता हूँ, और फिर इंतज़ार करता हूँ कि सुबह वीडियो पब्लिश होगा तो उसको एक बार देख करके ही सोता हूँ। उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो का टाइटल में अंग्रेजी में बीस्ट आना चाहिए था, वहाँ बीट आ गया। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि देखो कि क्या छाप दिया। तो अभी 2-4 महीने पहले की बात है, मैं गया ही ग्रेटर नोएडा में, तो बैठ गया वहाँ पर। 2-4 ईटरीज हैं, तो वहाँ बहुत सारे ये खड़े हुए थे जोमेटो वाले, जो जोमेटो बॉयज़ होते हैं ना। और
वो अपना बड़े खुशी खुशी बात कर रहे थे कि ऐसा है वैसा, उनको बड़ी मौज आ रही थी। तो मैंने उनमें से 2-4 को बुला लिया, मैंने कहा वो बात करते हैं। कहा कि क्या है, कैसा चल रहा है ज़िंदगी में? बोले हम बहुत खुश हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। बोले हमने तो नाइट वाली पकड़ी है, इसमें ट्रैफिक भी नहीं मिलता और बड़ा सही रहता है। लोग ऑर्डर करते हैं एकदम देर रात 2 बजे, फिर जब तक पहुंचाने जाओ तो सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो हम खा भी लेते हैं। तो कोई समस्या ही नहीं है, लाइफ बिल्कुल कूल है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं कहा कितना कमाते हो महीने का? तो कोई बोला 12,000, कोई बोला 15,000, कोई कुछ बोला। मैंने कहा अच्छा अच्छा। और बड़े कोई बोले इतना मिल रहा है, पुरानी नौकरी में तो इतना मिलता भी नहीं था। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनसे 2-4 बातें पूछी। बहुत ज़्यादा पूछने का मेरा दिल नहीं हुआ क्योंकि उन बेचारों की खुशी उड़ने लगी। मैंने कहा जैसे भी है मस्त है, मैं क्यों इनको परेशान करूं। मैंने उनसे पूछना शुरू किया तुम्हारा फ्यूल कितना लगता है? वो उन्होंने ठीक से कैलकुलेट ही नहीं करा था। फिर मैंने उनकी बाइक के वियर टियर के बारे में पूछा। बहुत मोटा मोटा उनको उसका अनुमान था, उन्होंने ठीक से कभी देखा नहीं था कि बाइक में उनका कितना लग जाता है। एकदम मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे पूछूं कि हेल्थ कॉस्ट्स, क्योंकि अगर वो गिनवा लेता तो इनको पता चलता कि इनके पास महीने में 5,000 भी नहीं बचता है। और हेल्थ कॉस्ट उसमें ऐसी भी हो सकती है जो हिडन हो, जो ये आज ना दे रहे हो पैसा पर कल देंगे, पर इनको पता नहीं। तो अब ये प्रसन्न हो रहे थे रात में कि ये 15,000 कमाते हैं, जबकि तथ्य ये था कि ये 5,000 कमा रहे हो शायद। ये हम सबके साथ होता है। एक जोमेटो बॉय है, उसकी 15,000 है। एक कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, IT प्रोफेशनल है, नया नया, उसकी हो सकता है कि साल का 15 लाख का पैकेज हो। उसको भी नहीं पता है कि उसकी जो कंपनी है उसे कुल मिला के 15 लाख नहीं 2-4 लाख देती है, बाकी तो उसका अपना खर्चा है। पर हम अपने आप को खूब बेवकूफ़ बनाए रहते हैं, सेल्फ डिसेप्शन। हमको ये लगता रहता है अरे नहीं इतना बड़ा पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज, जो बताने में अच्छा लगता है ना, दुनिया को बताओ। फिर अपने हाथ में आ जाए खुद खर्च करो तो अहंकार को ऐसा लगता है कि तो मैंने खर्च करा। वो आपने खर्च करा नहीं, वो खर्च करना आपकी मजबूरी थी अपनी जॉब को सस्टेन करने के लिए। तो आपने खर्च थोड़ी करा है, वो तो आपसे खर्च करवाया गया है। वो खर्च आप नहीं करोगे तो आपकी नौकरी नहीं चलेगी। तो 15 लाख के पैकेज वाले को अगर ये पता चले कि वास्तव में उसका टेक होम, रियल टेक होम सिर्फ 4 लाख रुपए है, तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन फिर भी वो 15 लाख वाली नौकरी किए जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है 15 लाख। अब यही आपको कहा जाए कि आप एक बेहतर काम करिए, आप किसी ऐसी जगह काम कर लीजिए, किसी ऐसी कंपनी में काम कर लीजिए जो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वहाँ पर आपको 6 ही लाख मिलेगा साल का, तो आप मानोगे नहीं। भले ही वहाँ पर ये हो कि 6 में से 5 आपका बच जाना है। अध्यात्म इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप में ये विजडम हो कि आप समझो कि 15 लाख की ऐसी नौकरी जिसमें आपके पास रियल एक्रूअल 4 का होता है, उससे बेहतर है 6 लाख की नौकरी जिसमें आपके पास रियल एक्रूअल 5 का होता है। पर हम इस तरह की अकाउंटिंग कभी करते नहीं है। और अभी मैंने इसमें इंटेंजिबल्स तो जोड़े नहीं। अगर इंटेंजिबल्स जोड़ो तो फिर हो सकता है वो जो 6 लाख वाली हो बहुत बहुत फायदेमंद हो। वो 6 लाख वाली नौकरी ऐसे भी हो सकती है जिसमें 6 तो आपके पास कैश आता है और बाकी सब कुछ काइंड में आता है। क्या काइंड में आता है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, जीवन में एक समुचित उद्देश्य, आत्मसम्मान। वो छोटी चीज है, आपको पता है आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत बहुत जरूरी है, उससे जो सीना मजबूत रहता है उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? पर हम इन चीजों की कोई कीमत ही नहीं लगाते। हम इनको क्वांटिफाई करके कभी देखते नहीं है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें ये सब भी तो फायदे हैं, तो मेरा कुल पैकेज कितना बड़ा हो गया।
सही काम करने वाला ये गिन नहीं पाता कि उसका कुल पैकेज कितना ज़्यादा बड़ा है, वो सिर्फ ये देखता है पैसा कितना मिला है। और गलत काम करने वाला कभी ये देख नहीं पाता कि उसका कुल पैकेज कितना छोटा है। वो बस ये देखता है कि मेरी कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर पे लिख के दे दिया है 15 लाख CTC, तो उसको लगता है 15 लाख है। अरे 15 लाख नहीं है तेरी, तू गरीब है। दो तरीके से गरीब है, पहले तो ये 15 लाख तेरा सब खर्च हो जा रहा है उसी जॉब को सस्टेन करने के लिए, दूसरे ये जो नौकरी है ये तुझे अंदर से खोखला करे दे रही है और उसकी कॉस्ट तू गिन नहीं रहा है। अभी एक कॉलेज में सेशन हुआ, वहां मैंने बोला गुड स्पिरिचुअलिटी इज गुड इकोनॉमिक्स। आदमी इकोनॉमिकली भी बैंकरप्ट होता है, मेंटली तो होता ही होता है, इकोनॉमिकली भी होता है। उसको पता ही नहीं होता है कि लाभ क्या हानि क्या। वो उल्टे पुल्टे कैलकुलेशन कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मैं तो खूब कमाता हूँ, खूब कमाता हूँ। संस्था में लोग हुए हैं, यहाँ भी सब अच्छे ही बैकग्राउंड से हैं एजुकेशनली, तो उनके सब बैचमेट्स वगैरह होते हैं, वो दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, टिपिकली IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और वो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनको संस्था जितना देती है उससे 3 गुना 5 गुना मिल रहा हो और ज़्यादा मिल रहा हो, कौन जाने। लेकिन फिर बीच बीच में होता है, आकर बताते हैं कि वो वहाँ काम करता है, वो बहुत बड़ा कोई ब्रांड है, वहाँ काम करता है और मुझसे उधार मांग रहा था और मैंने दे भी दिया। संस्था में जब लोग काम करते हैं बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना होता है कि बाहर वालों को उधार भी दे देते हैं, क्योंकि वो जो बाहर है उसका बस पैकेज हाई है, तो पैकेज के साथ जो कॉस्ट है वो और हाई है, बच नहीं रहा उसका कुछ। और वो जो पैकेज है उसके साथ जो उसको लाइफस्टाइल कंपल्सरीली मेंटेन करनी पड़ती है वो और हाई है, तो उसको बच क्या रहा है। बस वो अपने आप को सांत्वना दिए हुए कि मैं उस्ताद हूं और ये देखो मेरा पैकेज। तो इतना नहीं डरना चाहिए, ना इतना सोचना चाहिए हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता, मौज होती है। सही काम करो, मस्त होके करो, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं चलेगा तो 2 साल बाद सोच लेना कि भूल हो गई, और इतनी सारी भूलें तो वैसे भी करते ही रहते हो, नहीं करते। 1000 तरीके की गलतियां हम करने को तैयार हैं, एक गलती सत्य के पक्ष में भी करके देख लो, या नहीं? क्या होगा, सबक मिल जाएगा। कह देना कि भाई ये अध्यात्म वगैरह या कि सही जिंदगी ये सब बेकार की बातें हैं, आजमा के देख लिया, जिंदगी के 2 साल 4 साल दे दिए, अब नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं अपना वापस कॉर्पोरेट में, या जो भी धंधा था वो दोबारा उसी में जा रहे हैं। पर एक बार जिंदगी में बंदे को आजमा के तो देखना चाहिए ना। मरमुरा जाओगे ऐसे ही, क्या फायदा। कोरे कोरे बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे गोवा आए और एक भी बार पानी नहीं छुआ। ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, बीच की रेत खा जाते हैं बस। तो क्या किया, रेत खा रहे थे, पानी नहीं छुआ, ऐसे जीना है। कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, इतना कोई डरने की बात नहीं है। बाहर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे तो डर लगता रहेगा। ज्वाइन द एक्शन, डर लगना अपने आप बंद हो जाता है। लाइफस्टाइल डिसीजंस बहुत बड़ा खर्चा होते हैं कि नहीं होते हैं, ये अच्छे से समझ लो कि अगर तुम वही एक साधारण किस्म की ग्लैमर वाली नौकरी वगैरह कर रहे हो, अब जवान आदमी हो, तुम आगे शादी वगैरह करोगे तो तुमको लड़की भी उस कंपनी जैसी ही मिलेगी, जैसी वो कंपनी है ना, बाहर बाहर से एकदम ग्लैमरस और भीतर भीतर बहुत कॉस्टली, लड़की भी वैसी ही मिलेगी। तो तुम तनख्वाह तो कमा लोगे, वो बचेगी क्या? ये बात सही है कि नहीं? जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खास तौर पे मल्टीनेशनल ब्रांड्स,
उनमें काम करते हुए आप क्या सात्विक मन रख सकते हो? बस पूछ रहा हूँ। वहाँ तो सारी बातें ही, आप कैंटीन में भी वहाँ बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, आउटिंग्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे तो उसी तरह के लोग होते हो, बातें भी वैसे ही करते हैं। तो वहाँ पर आपके जितने लाइफस्टाइल डिसीजंस होंगे वो भी उसी तरीके के होंगे, और वो सब बड़े महंगे निर्णय होते हैं फिर। तो वहाँ पे आपकी उम्र का कोई होगा, वो बात कर रहा होगा, हाँ भाई मैं BMW लेने की सोच रहा हूँ। एक दूसरा बैठा हुआ वो कह रहा है कि मैंने फलानी जगह पे 4 BHK बुक करा दिया 2.5 करोड़ का। हो एक बैठा है वो बोल रहा है, वो मेरी फियांसी बोल रही है कि देखो पेरिस तो हर कोई जाता है, मुझे मार्स जाना है। यही सब तो बातें होती हैं, और क्या होता है। अब वहां पर बैठ के तुम क्या करोगे? तुम वहां बैठे गीता पढ़ोगे क्या? तुम भी वहां पे किसी खर्चे का ही कार्यक्रम बनाओगे। तुम्हें लगता रहेगा कि कमा बहुत रहे हो, तुम कमा क्या रहे हो, तुम खर्च कर रहे हो। और कुछ खर्चे हैं देखो जो शोभा भी नहीं देते। ठीक है, मतलब अभी 30 के तो नहीं हो, कितने साल के हो? 26 के हो। अब 26 की उम्र में अगर कोई बोल रहा है कि मुझे लग्जरी कार खरीदनी है, तो ये बात कुछ जमती नहीं है। इस उम्र में तो तुम्हारे पास अच्छी बाइक होनी चाहिए, और अच्छा है कि तुम्हारे पास लग्जरी कार के अभी पैसे ना हो। 26 की उम्र में अगर तुम बाइक पर लद्दाख नहीं जा सकते, कार खरीद रखी है, तो ये तुमने नाइंसाफी कर दी अपने साथ। एक उम्र ऐसी आती है जिसके बाद तुम खुद ही बाइक नहीं चला सकते, तब देख लेना गाड़ी वगैरह ले लेना, कार। तुम्हारी उम्र में अगर तुम्हारे आसपास के लोग कह रहे हैं कि साहब हमें तो कंपल्सरीली 4 व्हीलर पर ही चलना है, तो वो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तुम 26 में अगर 4 व्हीलर पर चल रहे हो कंपल्सरीली, वो तो तुम बाइक पर चलने का जो मजा होता है वो कब लोगे बताओ ना? और खर्चा तुमने पूरा कर दिया। 4 व्हीलर भी तुमको 5-7 लाख वाला नहीं चाहिए, वो भी तुमको फिर 20-30-50 लाख का चाहिए। ये तो दोनों तरफ से मारे गए ना। पहले तो पैसा खर्च कर दिया, और दूसरी ओर बाइक का जो लुत्फ है उससे भी वंचित रह गए। हाँ, खुश होते रहे बस कि मैंने अपने घर के सामने देखो ये पार्क कर दी है, और फिर उसको अगर पार्क कर रहे हो तो फिर उसका इंश्योरेंस भी 2 साल का लाख रुपया, और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बियर करो। तो अवॉइड हाई कॉस्ट लाइफस्टाइल, स्पेशली एट योर एज। आगे कभी अगर जिंदगी सही चलती रही तो 35 के भी होगे, 45 के भी होगे, तब देख लेना जो लग्जरी आवश्यक हो तब कर लेना। इस उम्र में तो कुछ और अनुभव होने चाहिए ना। अच्छा लगता है कि 25-28 उम्र में ही सेठ जी बन के बैठ गए, ऐसा व्यक्ति तो चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसा ही है सबका, सब सेठ जी बन के बैठे हैं सब, तो बात ही सिर्फ यही कर रहे होते हैं। और तेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? वो अजीब बात है, 25-28 साल का जवान आदमी वो और कोई बात कर ही नहीं सकता है, बस यही फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स। सुखी लाला जी बन गए। अभी तो थोड़े खतरे उठाओ, मार पड़ेगी थोड़ी, अधिक से अधिक बुरे से बुरा यही होगा, खा लेना। बात कुछ जम रही नहीं जम रही है। हाँ, ये जो पैसे में लूटती हुई लाइफस्टाइल होती है ना, वो भी खासकर तुम्हारी उम्र में, जब अभी आप 30 के भी नहीं हुए हो लेकिन लौटे जा रहे हो, पैसे में लौटे जा रहे हो, ये गंदी लगती है, घिनौनी लगती है। पैसे की बात नहीं है, जवानी के सड़ जाने की बात। तुम किसको पसंद करोगे? इस उम्र में एक मोटा चिकना गोरा गोरा नाजुक मुलायम सा कोमल सा उतर रहा है BMW से, उसको
या एक थोड़ा घिसा हुआ, चोट खाया हुआ, चेहरे पे निशान लिए हुए, जरा पत्थर सा जिस्म लिए हुए एक आदमी उतर रहा है, मान लो एक बुलेट से, किसको पसंद करोगे? ये तुमसे नहीं पूछना चाहिए, देवियों से पूछना चाहिए। अच्छा लगता है कि उम्र है अभी 25-27 की, लेकिन कोई इंडस्ट्री है जिसका आजकल बाजार गर्म है, तो उसमें तुमको नौकरी लग गई और तुमको पैसे मिलने लग गए, तुमने झट से ईएमआई पर मोटे पैसे से ये खरीद लिया वो खरीद लिया और तुम वो लेके घूम रहे हो। और ऐसों का चारित्रिक पतन तो होता ही है, उनके मुंह पे दिखने लग जाता है कि ये आदमी अब बिल्कुल किसी घटिया चीज में लिप्त है। वैसा बनने में क्या रखा है? जूते तो खरीद लिए 10,000 के, टांगे ऐसी दौड़ नहीं सकती। पैसा इसलिए होता है कि उससे हमको फायदा हो, इसलिए होता है ना। एकदम सीधी बात, पैसा हमारे फायदे के लिए। पर पैसा फायदा ना दे रहा हो, हाँ जिंदगी खाई जा रहा हो, तो पैसा फिर किसी काम का है? जिनकी शादियां वगैरह हो गई हैं, बच्चे बच्चे हो गए हैं, वो जब डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि हम कोई नया काम कैसे कर लें, तो मुझे थोड़ा समझ में आता है। और 25 साल वाले, 30 साल वाले, इनके चेहरों पर हवाइयां उड़ जाती हैं जब कि हैं, तो समझ में ही नहीं आता। तुम्हारे पास खोने को क्या है? तुम तो मौज करो। तुम्हें क्या समस्या है? क्या समस्या है? पापा जी के अरमान हो, तुम पापा जी को भी बुलेट में बैठाओ पीछे, बोलो अरमान ये हैं और मैं पूरे करके रहूंगा, पीछे बैठ जाओ और बांध दो। बोलो पापा जी आपने तो अपनी जवानी बर्बाद कर दी, अब मैं जरा पितृ ऋण चुकाता हूं, पीछे बैठ जाओ और सीधे उनको भूटान लेके जाओ। और ये हुआ औलाद का कर्तव्य। पिताजी की भी बर्बाद जवानी थोड़ा जागेगी। मैंने करा 3-4 साल पहले अपनी माँ को यहीं गोवा लेकर के आया था, बाइक लिए किराए पे, उनको पीछे बैठाया, उनका बैठ जाइए, उनको थोड़ी देर के लिए बस वहां तक उतार दूंगा, पूरे दिन नहीं उतारा। वो 70 साल की बैठी हुई है, पहले तो ये सब करा, मुझे मुक्के उक्के ही मारे पीछे से, फिर उनको आनंद आने लगा, बोली ठीक है बढ़िया। क्रूजर बाइक थी, वो आराम से सोफे की तरह बैठ गई, चलो जहाँ यहाँ सड़कें बढ़िया है साउथ में, पूरे दिन उनको सड़कों पे घुमाता रहा मैं कहा बताओ ये बेहतर है ना? उनको अभी भी बहुत बीच बीच में दुख हो जाता है, लाल बत्ती की गाड़ी पे चल रहे होते हैं, ये क्या कर रहे हो, लफंगों की टोली बना ली है। बात सिर्फ मजाक बन रही है या कुछ उसका मर्म समझ में आ रहा है? सही काम करना सिर्फ सही काम नहीं होता, एक सही लाइफस्टाइल होती है। लाइफस्टाइल समझते हो कितनी मजेदार चीज होती है? नहीं चाहिए सही लाइफस्टाइल, सही काम नहीं, सही जिंदगी होता है। और सही जिंदगी का मतलब खिचड़ी जैसा सात्विकता नहीं होती। डर जाते हो ना कि कुछ बचेगा नहीं, कोई मसाला नहीं रहेगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। सही जिंदगी दूसरी चीज होती है, उसमें बड़ी ताकत होती है। सही जिंदगी में ये तो होता ही है, ये नमन, ये भी होता है, ये ताकत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर अच्छा नहीं लगता। अध्यात्म का मतलब हमने बस यही समझ रखा है ऐसे,
और ये हमें बुरा लगता है, क्या है बस ऐसे ऐसे। अध्यात्म का मतलब ये भी होता है, ये जिंदगी के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे। और आंखों में क्या है? तेज है। फालतू नहीं झुकना, क्योंकि जहां झुकना था वहां झुक चुके हैं, अब 100 बार थोड़ी झुकेंगे। आ रही बात समझ में?